नमस्कार। इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के विधायी शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। तो आइए हमारे नई मालिका को शुरू करते हैं। ड्रॉन एंड रीड्रॉन, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज। इस पॉडकास्ट की नई मालिका के पहले भाग में हम जानेंगे कि ब्रिटिश भारत की सभी रियासतें स्वतंत्र भारत का हिस्सा कैसे बनी। कल्पना कीजिए 560 से ज्यादा रियासतें अचानक ब्रिटिश शासन से बाहर आ गई और स्वतंत्र भारत के लिए एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कि कैसे ये सभी रियासतें 3 मुख्य मुद्दों यानी रक्षा, परराष्ट्र व्यवहार और संचार पर भारत में शामिल हुईं, और बाद में जानेंगे कि ये कैसे उनका विलय संघ यानी यूनियन और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विकसित हुआ और अंततः भारत के क्षेत्रीय और संवैधानिक एकीकरण में कैसे बदला। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए इस एपिसोड के शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाएं। तो शुरुआत करते हैं उस स्थिति से जो आज़ादी के ठीक पहले थी। 560 से ज्यादा रियासतें पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई। ये संख्या ही अपने आप में काफी बड़ी है। ब्रिटिश राज के तहत इनकी कानूनी स्थिति क्या थी? इन्हें सर्वोपरिता या पैरामाउंट्सी के अधीन बताया जाता है। हाँ, सही कहा, सर्वोपरिता। ये एक तरह से अनोखी व्यवस्था थी। मतलब ये था कि ये रियासतें अंदरूनी मामलों में तो काफी हद तक कह सकते हैं स्वायत्त थीं, लेकिन उनके विदेशी मामले और उनकी रक्षा वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई अलग पहचान नहीं थी। अच्छा, वे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा तो थीं, पर सीधे तौर पर ब्रिटिश भारत यानी जो प्रांत थे उनका हिस्सा नहीं थीं। हाँ, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात जरूर हुई थी। कोशिश थी कि प्रांतों और रियासतों को एक साथ लाया जाए। लेकिन उस कोशिश में एक बड़ी अड़चन थी, है ना? प्रांतों के लिए शामिल होना जरूरी था, पर रियासतों के लिए? बिल्कुल, रियासतों के लिए ये पूरी तरह वैकल्पिक था। मतलब उनकी मर्जी पर था। उन्हें शामिल होने के लिए अपने शासक के जरिए एक कानूनी दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, उस पर दस्तखत करने थे। और वो संघ भी तभी बन पाता जब काफी सारी रियासतें राजी हों। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात ये थे कि उस प्रस्तावित संघीय विधायिका में रियासतों के प्रतिनिधि जनता नहीं चुनती, हाँ, बल्कि शासक ही मनोनीत करते। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं था। समझ गया। फिर आया 3 जून 1947 का दिन। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही ये सर्वोपरिता खत्म हो जाएगी। इस एक घोषणा ने तो पूरा खेल ही बदल दिया होगा। इसका जमीनी मतलब क्या था असल में? देखिए, इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप से ये 560 से ज्यादा रियासतें 15 अगस्त को पूरी तरह आजाद हो जाती। ब्रिटिश क्राउन के साथ उनके जो भी पुराने संबंध थे वो सब खत्म। अच्छा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भी उन्हें विकल्प दिया, या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहें, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। बिल्कुल विस्फोटक स्थिति थी। आप सोचिए, सैकड़ों छोटे बड़े राज्य अचानक से संप्रभु हो जाएं। ये भारत की एकता के लिए कितना बड़ा खतरा था। और शायद इसीलिए नेता बाल्कनीकरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब देश का छोटे छोटे शायद आपस में लड़ते हुए टुकड़ों में बढ़ जाना। और ये डर भी तो रहा होगा कि कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, खासकर वो जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती थी, या शासक और प्रजा का धर्म अलग था। निश्चित रूप से ये दोनों ही डर थे। कांग्रेस का नेतृत्व और खासकर सरदार पटेल, वो इस स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह समझ रहे थे। अगर इन रियासतों को एक साथ नहीं लाया गया तो भारत का नक्शा वो एक चिथड़े जैसा होता जिसमें जगह जगह स्वतंत्र टापू होते। इससे न सिर्फ प्रशासन में भारी दिक्कत आती, बल्कि देश की सुरक्षा भी, मतलब वो खतरे में पड़ जाती। बिल्कुल। इसलिए एक एकीकृत राजनीतिक संरचना बनाना और इन रियासतों को भारत में शामिल करना, ये उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। तो इस इतने बड़े और नाजुक काम को करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? जाहिर है कोई खास टीम या विभाग बना होगा। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए खास तौर पर राज्य विभाग यानी स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्री होने के साथ साथ। हाँ, और उनके साथ
वीपी मेनन को विभाग का सचिव बनाया गया, जो प्रशासनिक प्रमुख थे। कहते हैं कि पटेल की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी और मेनन की प्रशासनिक समझ और कूटनीति, इस जोड़ी ने ही ये मुश्किल काम कर दिखाया। वो एक शंकर का कार्टून भी है ना मशहूर, जिसमें पटेल और मेनन राजकुमारों को कुछ समझा रहे हैं। शायद वो उसी दौर की गहमा-गहमी दिखाता है। हाँ, मैंने देखा है। तो इस विभाग ने क्या रणनीति अपनाई रियासतों को भारत में लाने के लिए? कोई नई योजना थी? रणनीति काफी व्यवहारिक थी और काफी हद तक वो 1935 वाली संघीय योजना से ही ली गई थी। प्रस्ताव ये रखा गया कि रियासतें केवल 3 मुख्य विषयों पर अपनी संप्रभुता भारत सरकार को सौंप दें। वो 3 विषय? रक्षा, विदेशी मामले और संचार। हाँ, बिल्कुल। रक्षा, विदेशी मामले और संचार। बाकी जितने भी अंदरूनी मामले थे उनमें वो स्वायत्त बनी रहेंगी, ऐसा कहा गया। सिर्फ यही 3 विषय क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये काफी था? देखिए, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चतुर कूटनीतिक कदम था। इन 3 विषयों को चुनकर भारत सरकार ने वो न्यूनतम हासिल कर लिया जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए बिल्कुल जरूरी था। मतलब एक रक्षा नीति, एक विदेश नीति और पूरे देश में आने जाने बातचीत का एक सिस्टम। दूसरी तरफ शासकों को ये भरोसा मिला कि उनके रोजमर्रा के शासन में, उनके टैक्स वसूलने के अधिकार में या दूसरे अधिकारों में फिलहाल कोई दखल नहीं होगा। अच्छा, तो इससे उनके लिए हाँ कहना आसान हो गया। हाँ, उनके लिए विलय पत्र पर दस्तखत करना आसान हो गया। पटेल का तर्क भी यही था कि इससे भारत की बुनियादी एकता तो कम से कम स्थापित हो ही जाएगी, और ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। तो ये विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यही मुख्य दस्तावेज था? क्या इसके अलावा भी कोई समझौता था? हाँ, विलय पत्र के साथ साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यानी यथास्थिति समझौता का मसौदा भी तैयार किया गया था। उसका मकसद था कि जब तक नई व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू न हो, तब तक रियासतों और भारत सरकार के बीच जो मौजूदा प्रशासनिक संबंध हैं, जैसे डाक, तार, रेलवे, व्यापार वगैरह, वो बिना किसी रुकावट के वैसे ही चलते रहें। लेकिन स्टैंडस्टिल समझौते को मानना वो विलय पत्र पर दस्तखत करने पर निर्भर था, ये पक्का करने के लिए कि पहले विलय हो, फिर बाकी चीजें चलती रहे। समझ गया। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे और क्राउन के प्रतिनिधि भी, उनकी क्या भूमिका रही इस पूरी प्रक्रिया में? माउंटबेटन ने भी एक अहम भूमिका निभाई। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने 25 जुलाई 1947 को चेंबर ऑफ प्रिंसेस, मतलब रियासतों के शासकों का जो मंडल था, उसकी एक खास बैठक बुलाई। उस बैठक की तस्वीर का जिक्र भी आता है। उन्होंने शासकों से बहुत जोरदार अपील की कि वे भारत में शामिल हो जाए। क्या दलीलें दी उन्होंने? उन्होंने देशभक्ति की दुहाई दी, व्यावहारिक कारण बताए और ये भरोसा भी दिलाया कि इन 3 विषयों पर विलय करने से उन पर कोई अलग से पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा और उनकी जो अंदरूनी आजादी है उसका सम्मान किया जाएगा। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? पटेल की दृढ़ता, मेनन की कूटनीति, माउंटबेटन की अपील, क्या शासकों ने मान ली बात? हाँ, आश्चर्यजनक रूप से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी। मिला जुला असर हुआ। 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन तक 3 रियासतों को छोड़कर, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। हाँ, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इनको छोड़कर भौगोलिक रूप से भारत की सीमाओं के अंदर जितनी भी रियासतें थीं, लगभग सभी भारतीय डोमिनियन में शामिल हो चुकी थीं। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इतने कम समय में। ये तो कमाल है। लेकिन क्या सभी रियासतों के लिए विलय की शर्तें बिल्कुल एक जैसी थी? मतलब जो बड़ी रियासतें थीं और जो बहुत छोटी थीं, उनमें कोई फर्क था? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क था, इसको समझना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के विलय पत्र इस्तेमाल हुए। लगभग 140 बड़ी रियासतें थीं जिनके पास पूरे अधिकार थे। उन्होंने तो सिर्फ उन्हीं 3 विषयों पर विलय किया, रक्षा, विदेश मामले और संचार, जैसा कि मूल योजना थी। लेकिन 300 से भी ज्यादा छोटी रियासतें थीं, तालुका थे, एस्टेट्स थे, खासकर काठियावाड़ और गुजरात के इलाकों में। अच्छा। उनके विलय पत्रों का स्वरूप थोड़ा अलग था। उसमें विलय तो नाम के लिए इन 3 विषयों पर ही था, पर असल में उन्होंने अपनी बाकी बची लगभग सारी शक्तियां और अधिकार भी केंद्र सरकार को सौंप दिए। ओह, अच्छा। तो मतलब उनका तो एक तरह से पूर्ण विलय हो गया? हाँ, कह सकते हैं। व्यवहारिक रूप से उनका लगभग पूर्ण विलय हो गया। समझ गया। तो एक तरफ सीमित विलय, दूसरी तरफ लगभग पूर्ण विलय। लेकिन क्या सिर्फ विलय पत्र पर दस्तखत कर लेना ही काफी था? क्या इससे एकीकरण का काम पूरा हो गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस पहला कदम था, बहुत जरूरी कदम था, जिसने भारत की राजनीतिक और भौगोलिक अखंडता को कागज पर तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। इन सैकड़ों अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को, जिनकी अपनी कानून व्यवस्था थी, अपनी टैक्स प्रणाली, अपनी परंपराएं, उनको सच में भारतीय संघ का एक हिस्सा बनाना। और साथ ही इन रियासतों में लोकतंत्र लाना, जहां ज्यादातर जगह राजाओं का ही शासन था। बिल्कुल, लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बड़ा लक्ष्य था। यानी अगला चरण था समेकन और एकीकरण का। ये कैसे किया गया? क्या इसके लिए कोई एक ही तरीका अपनाया गया सभी के लिए? नहीं, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि हर रियासत या रियासतों के समूह की स्थिति अलग थी। उनकी भौगोलिक स्थिति, उनका आकार, उनका प्रशासन सब अलग था। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य प्रक्रियाएं अपनाई गईं। अच्छा, कौन कौन सी थी वो प्रक्रियाएं? पहली क्या थी? पहली थी प्रांतों के साथ विलय, यानी मर्जर विद प्रोविंसेस, जो रियासतें भौगोलिक रूप से उस समय के ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सटी हुई थीं और शायद अकेले प्रशासनिक रूप से टिक नहीं पाती। हाँ। उन्हें पास के प्रांतों में मिला दिया गया। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की कई छोटी रियासतें थीं, उनको उड़ीसा और मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस में मिला दिया गया। इसी तरह गुजरात की कई रियासतों को बॉम्बे प्रांत में मिलाया गया, कुछ पूर्वी पंजाब की रियासतों को पंजाब में और कुछ को मद्रास, संयुक्त प्रांत, यूपी, पश्चिम बंगाल और असम में। विलय के बाद ये इलाके सीधे प्रांतीय सरकारों के अधीन आ गए। ठीक है, ये हुई पहली प्रक्रिया। और दूसरी? केंद्र प्रशासित क्षेत्र, यानी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज बनाना। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो या तो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थीं, या उनकी स्थिति थोड़ी जटिल थी, या फिर वो बहुत छोटी थीं। ऐसी रियासतों को या उनके समूहों को सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में ले लिया गया। इन्हें मुख्य आयुक्तों के प्रांत, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहा गया। उदाहरण के तौर पर? जैसे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतें, उनको मिलाकर बाद में हिमाचल प्रदेश बना। कच्छ, बिलासपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, ये सब इसी श्रेणी में आए। इनका प्रशासन सीधे दिल्ली से होता था। और तीसरी प्रक्रिया, जो शायद सबसे अनोखी और जटिल लगती है, राज्यों के संघ बनाना। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था, जहाँ कई रियासतें भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पास थीं और मिलकर एक ठीक-ठाक आकार की प्रशासनिक इकाई बन सकती थीं। उन्हें मिलाकर राज्यों के संघ बनाए गए। इसके लिए उन रियासतों के शासकों के बीच खास समझौते हुए, जिन्हें कविनेंस कहा गया। अच्छा, तो ये संघ कौन कौन से बने? कई बने, जैसे सौराष्ट्र बना, जिसमें काठियावाड़ की रियासतें थीं। मध्य भारत बना, जिसमें ग्वालियर, इंदौर और मध्य भारत की दूसरी रियासतें शामिल हुईं। पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ बना, जिसे पेप्सू कहते थे। संयुक्त राज्य राजस्थान बना, जिसमें कई चरणों में राजस्थान की लगभग सारी रियासतें शामिल हुईं। और त्रावणकोर, कोचीन को मिलाकर एक संघ बना। इन संघों का प्रमुख कौन होता था? इन संघों का एक प्रमुख होता था, जिसे राज प्रमुख कहा जाता था। और ये आमतौर पर उन्हीं रियासतों में से जो सबसे प्रमुख रियासत होती थी, उसके शासक होते थे। ये दिलचस्प है कि ये नए संघ बनाए गए, लेकिन शुरुआत में केंद्र और इन संघों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसा था? क्या वो भी सिर्फ 3 विषयों तक ही सीमित था? हाँ, शुरू में तो संबंध विलय पत्र के उन्हीं 3 विषयों तक ही सीमित रखे गए थे, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चली। जल्दी ये महसूस किया गया कि देश को ठीक से चलाने के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि नए राज्यों का केंद्र के साथ वैसा ही संबंध हो जैसा कि प्रांतों का है। तो फिर क्या किया गया? फिर सप्लीमेंट्री विलय पत्र लाए गए, मतलब पूरक समझौते हुए, और उनके जरिए इन राज्यों के संघों ने भी धीरे धीरे टैक्स लगाने के अधिकार को छोड़कर बाकी लगभग सभी विषय जो फेडरलिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में थे, उन पर केंद्र का अधिकार मान लिया। यानी सिर्फ राजनीतिक और भौगोलिक विलय नहीं हुआ, बल्कि एक गहरा प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण भी साथ साथ चल रहा था। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। आप सोचिए, सैकड़ों अलग अलग तरह की न्याय व्यवस्थाएं थीं, अलग अलग पुलिस बल थे, अलग प्रशासनिक सेवाएं थीं, टैक्स के तरीके अलग थे। इन सबको एक जैसे राष्ट्रीय ढांचे में लाना था। इसके अलावा एक और मुश्किल काम था शासकों की निजी संपत्ति और राज्य के खजाने के बीच एक साफ लाइन खींचना। हाँ, ये तो जरूरी रहा होगा। और उन्हें प्रिवी पर्स देना तय हुआ, मतलब एक तय सालाना भत्ता, जो विलय समझौतों का एक अहम हिस्सा था। शासकों को विलय के लिए राजी करने में इसका भी योगदान था।
फिर आया 26 जनवरी 1950, जब भारत का नया संविधान लागू हुआ। उसने इस पूरी नई व्यवस्था को, जो बन चुकी थी, उसको कैसे औपचारिक रूप दिया? संविधान ने भारत के राजनीतिक नक्शे को एक नई व्यवस्थित संरचना दी। राज्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया: भाग ए राज्य, भाग बी राज्य और भाग सी राज्य। ये क्या थे? भाग ए राज्य तो वो थे जो पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी वगैरह। यहाँ चुनी हुई सरकारें थी और गवर्नर थे। भाग बी राज्य वो थे जो नए बने राज्यों के संघ थे और कुछ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू और कश्मीर। यहाँ राज प्रमुख शासन के प्रमुख हुआ करते थे। और भाग सी? भाग सी राज्य वो थे जो पहले मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे और कुछ दूसरे केंद्र शासित इलाके जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर वगैरह। इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार देखती थी। तो इस तरह संविधान लागू होने तक रियासतों का भारत में एकीकरण संवैधानिक तौर पर पूरा हो गया। वो केंद्र के साथ लगभग वैसे ही संबंधों में आ गए जैसे कि प्रांत थे। लेकिन राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण यहाँ खत्म नहीं हुआ। 1950 के बाद भी एक बड़ा बदलाव आया है ना? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। बिल्कुल सही कहा। एकीकरण का एक चरण पूरा ही हुआ था कि एक दूसरा बड़ा मुद्दा तेजी से उभरा: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। ये मांग वैसे तो कई इलाकों में थी, लेकिन इसने सबसे पहले जोर पकड़ा दक्षिण भारत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में। हाँ, आंध्र आंदोलन। हाँ, आंध्रा आंदोलन। वहाँ 1953 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन हुआ और उनकी मृत्यु के बाद हिंसा भड़क गई। उसी के दबाव में आकर तत्कालीन मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी जिले थे, उन्हें अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का पहला भाषाई राज्य बनाना पड़ा। और इसी घटना ने फिर राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के गठन का रास्ता खोला। हाँ, आंध्र प्रदेश का बनना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को पूरे देश में हवा दे दी। इसी के चलते 1953 में केंद्र सरकार ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसमें के.एम. पन्निक्कर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। उनकी पहली बैठक की तस्वीर का भी जिक्र है। हाँ, इस आयोग का काम था पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के सवाल पर गहराई से विचार करना और अपनी सिफारिशें देना। आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? क्या उन्होंने सिर्फ भाषा को ही आधार माना? आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपे। उसने माना कि राज्यों को बनाने में भाषा एक महत्वपूर्ण आधार है और होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र आधार नहीं हो सकता। उसने कहा कि राष्ट्रीय एकता, प्रशासन की सुविधा, आर्थिक मजबूती और जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थीं, उनके ठीक से लागू होने जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा, तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल। इसी संतुलन के आधार पर उसने भारत के नक्शे को बड़े पैमाने पर बदलने का प्रस्ताव रखा। और इन सिफारिशों को लागू कैसे किया गया? आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया गया। ये कानून 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। इसने भारत के अंदरूनी नक्शे को काफी हद तक वैसा बना दिया जैसा हम आज देखते हैं। हालांकि कुछ बदलाव बाद में भी हुए हैं। इसके कुछ बड़े नतीजे क्या रहे? कौन से नए राज्य बने या खत्म हुए? कई बड़े बदलाव हुए। सबसे पहले तो वो भाग ए, बी, सी वाला वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 2 तरह की इकाइयां रह गईं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भाग बी राज्यों में जो राज प्रमुख का पद था वो खत्म कर दिया गया। उनकी जगह अब राज्यपाल नियुक्त होने लगे, जैसे बाकी राज्यों में थे। हैदराबाद राज्य को भंग कर दिया गया। उसका जो तेलुगु भाषी तेलंगाना इलाका था, उसे आंध्र राज्य में मिलाकर आंध्र प्रदेश बना दिया गया। अच्छा। उसके मराठी भाषी मराठवाड़ा क्षेत्र को बॉम्बे राज्य, जो बाद में महाराष्ट्र बना, में मिला दिया गया और कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक है, में मिला दिया गया। पेप्सू का पंजाब में विलय हो गया। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। त्रावणकोर, कोचीन और मद्रास के मालाबार जिले को मिलाकर केरल राज्य बना। ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो सर्वोपरिता की समाप्ति से शुरू हुई, फिर विलय पत्रों तक पहुंची, फिर समेकन के अलग अलग तरीकों से गुजरी, फिर संवैधानिक वर्गीकरण हुआ और आखिर में भाषाई पुनर्गठन तक आई।
ये वाकई कई परतों वाली और बहुत जटिल प्रक्रिया थी। क्या इस इतने बड़े पुनर्गठन के बाद सब कुछ आसानी से पटरी पर आ गया? देखिए, इतना बड़ा बदलाव हो तो तुरंत सब कुछ सहज होना तो मुश्किल होता है। नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जमने में वक्त लगा। कहीं कहीं अनुभवी कर्मचारियों की कमी महसूस हुई। कुछ जगहों पर स्थानीय गुटबाजी या खींचतान भी देखने को मिली और थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आईं। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम लंबे समय के नजरिए से देखें तो ये एकीकरण बहुत सफल रहा। जो नई राज्य सरकारें बनी वो लोकतांत्रिक थीं, चुनी हुई थीं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। इससे जो इलाके पहले रियासतों में थे वहां भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, साक्षरता बढ़ी, जीवन प्रत्याशा बेहतर हुई। तो हमने देखा कि कैसे बिखरी हुई 560 से ज्यादा रियासतों की एक लगभग अराजक सी लगने वाली स्थिति से शुरुआत करके भारत ने पहले विलय, फिर समेकन और अंत में पुनर्गठन के जरिए एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण किया। ये कहानी वाकई दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, व्यावहारिक कूटनीति और जबरदस्त प्रशासनिक कौशल की है। हाँ, ये सचमुच भारतीय राष्ट्र निर्माण की एक असाधारण कहानी है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। किस तरह? कि ये जो इतनी विविध अलग अलग पहचान वाली रियासतों को एक साथ लाने का, उन्हें परिभाषित करने का काम हुआ और फिर बाद में भाषा के आधार पर उन्हें फिर से व्यवस्थित किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया ने खुद भारतीयता की हमारी समझ को, हमारी पहचान को गढ़ा है? ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, ये पहचानों का भी एक मंथन था। और क्या उन पुरानी रियासतों की कुछ खास सांस्कृतिक या प्रशासनिक विरासतें आज भी शायद हमें पता भी ना हो, हमारे क्षेत्रीय चरित्र में या हमारे शासन के तरीकों में कहीं ना कहीं झलकती हैं? ये सोचने वाले सवाल हैं।